नमस्कार, सुप्रभात। अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं इंडियन एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में। कल तक हमने सिंधु सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था। सिंधु के बाद में आती है वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता का अंत बाढ़ के द्वारा माना गया है। इसके बाद में भारत के उत्तर पश्चिम दिशा से कौन आए? ईरानवासी आए। कौन आए? ईरानवासी आए। और ईरानवासी आए, वे क्या कहलाए? आर्यंस या आर्य। ठीक है। अब ये आर्य लोगों की जो सभ्यता बनती, वो सभ्यता क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई। इसी को आर्य सभ्यता का नाम भी दिया गया है। अब वैदिक जो नामकरण है वह किस आधार पर पड़ा? कि वेदों के माध्यम से, वेदों से यह नाम पड़ा वैदिक सभ्यता। वेदों की कुल संख्या 4 होती है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 होती है। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन अगर वेद पूछा जाता है तो कौन सा आता है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। और आधुनिक अगर पूछा जाता है कि सबसे आधुनिक जो वेद है वह कौन सा है? अथर्ववेद। तो वेदों से ये जो सभ्यता बनी वो सभ्यता क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता, या फिर इनको नाम दिया गया आर्य सभ्यता। ठीक है। अब ये आर्य सभ्यता, इन्होंने द्रविड़ों का अंत किया। द्रविड़ों का अंत करके ये सभ्यता बनती। और इसके बाद में इनका जो काल विभाजन आता है कि वैदिक सभ्यता का जो काल है वह क्या रहा? तो वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता का काल विभाजन, काल, अगर इसके काल को इतिहासकारों ने 2 भागों में बांटा है। पहला ऋग्वैदिक काल। कौन सा? ऋग्वैदिक काल, जिसका समय रहा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल रहा वह क्या कहलाया? ऋग्वैदिक काल। इसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। दूसरा जो काल है वह क्या कहलाया? उत्तर वैदिक काल। इसका जो समय है वह रहा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह क्या कहलाया? उत्तर वैदिक काल। याद रहे कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो समय है वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय रहा। ये लोग सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में रहे। ये लोग कहां इनका निवास स्थान रहा? पंजाब और अफगानिस्तान। लेकिन याद रहे इनका जो मूल निवास था ये क्या था? मध्य एशिया। पंजाब अफगानिस्तान में सर्वप्रथम रहे, लेकिन इनका मूल निवास अगर पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता के लोगों का मूल निवास स्थान क्या था, तो मध्य एशिया इनका मूल निवास था। ठीक है। अब ये जो वैदिक सभ्यता थी ये पितृ प्रधान सभ्यता कहलाती है। कौन सी? पितृ प्रधान। पितृ प्रधान अर्थात इसमें पिता को सर्वेश्वर माना जाता था। परिवार का जो मुखिया होता वह बुजुर्ग व्यक्ति पुरुष होता था, और उसमें मुखिया को कुलप कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में परिवार के मुखिया को क्या कहते थे? कुलप कहते थे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैदिक सभ्यता में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। यह सभ्यता पितृ प्रधान सभ्यता थी। याद रहे कि यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। लोग कहां निवास करते थे? गांव में निवास करते थे। यह सभ्यता क्या कहलाई? ग्रामीण सभ्यता। इससे पहले जो सभ्यता हमने पढ़ी थी सिंधु सभ्यता, वह नगरीय सभ्यता थी। लेकिन वैदिक सभ्यता है वह क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है। और इसमें जो समाज है, समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था। 4 वर्ण होते थे। पहला
ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र, सबसे परम पुरुष ब्राह्मण को माना जाता था, जो कि पुरोहिता का कार्य किया करते थे। ठीक है, क्षत्रिय ये देश की रक्षा क्या करने का कार्य क्या करते थे, तथा वैश्य व शूद्र इनको निम्न माना जाता था। ये लोग क्या करते थे कि अपनी आजीविका चलाने का कार्य किया करते थे, कृषि कार्य किया करते थे, आदि किया करते थे। और इस ये जो सभ्यता है, इनका जो मुख्य व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय इनका क्या रहा है, कृषि या पशुपालन। कृषि कार्य किया करते थे तथा पशुपालन करके अपनी आजीविका चलाते थे। ठीक है, याद रहे इनका जो प्रिय पशु, वैदिक सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु क्या था, घोड़ा। प्रिय पशु क्या रहा है, घोड़ा। लेकिन प्रिय देवता अगर पूछा जाता है तो देवता इनका प्रिय क्या था, इंद्र। इंद्र इनका प्रिय देवता था। याद रहे कि इस सभ्यता में गाय को अघन्य कहा जाता था। अघन्य मतलब न मारने योग्य। अगर कोई गाय को मारता है या उस पर हमला करता है, घायल कर देता है, तो उसको या तो उसका मृत्युदंड उसका प्रावधान था या फिर उसको देश निकाला दे दिया जाता था। अब आता है इस जो सभ्यता ने किस धातु का विकास किया, किस धातु का खोजा, तो इन्होंने धातु जो खोजी थी वह कौन सी थी, लोहा। लोहा इन्होंने खोजा था। लोहे से अस्त्र शस्त्र और अपने कवच वगैरह बनाए थे। ठीक है, इस काल की जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, कौन सी, वस्तु विनिमय प्रणाली, लेन देन की पद्धति रही है। वस्तु विनिमय कहते हैं कि किसी वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु बाजार से लाते हैं, तो वह जो प्रणाली कहलाती है वह वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। तो लेन देन की जो पद्धति है वह कौन सी थी, वस्तु विनिमय प्रणाली इनकी रही है। जैसे नोटबंदी के दौरान भी कुछ जगहों पर यह पद्धति दोबारा विकसित हुई थी। और अब आता है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया। तो ये बहुत सी एग्जाम पूछा जा चुका है क्वेश्चन है, और सैनिक मिलिट्री में भी बहुत बार पूछा गया है। सत्यमेव जयते याद रखना मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द है वह कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। अब इसी से क्वेश्चन आता है उपनिषदों की संख्या, किनकी, उपनिषदों की जो संख्या है वह कितनी है, 108। और अगर क्वेश्चन आता है कि पुराणों की, महापुराण कितने हैं, 18। 108 क्या है उपनिषद और महापुराण कितने हैं, 18। अगर क्वेश्चन आता है वेदांग, वेदांग कितने हैं, तो वेदांग कितने हैं, 6। ठीक है, और इसमें जो सबसे बड़े महाकाव्य है, महाकाव्य 2 थे। पहला महाभारत, जो कि अब तक का संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, और दूसरा था रामायण। महाभारत का जो प्राचीन नाम है वह है जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, जय संहिता। ठीक है, अब आता है इस काल की जो पवित्र नदी, पवित्र नदी कौन सी नदी को मानते थे, सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी इनकी पवित्र नदी रही है। ठीक है, अब आता है उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल का तो प्रिय देवता था इंद्र, लेकिन उत्तर वैदिक काल मैंने 2 काल विभाजन के थे। उत्तर ऋग्वैदिक काल जो इसका समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जिसका समय था 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो उत्तर वैदिक काल में जो प्रिय देवता, ऋग्वैदिक काल में प्रिय देवता इंद्र थे, वह उत्तर वैदिक काल में क्या बन गए, प्रजापति। प्रजापति मतलब राजा, राजा को प्रिय देवता माना जाने लगा। ठीक है, और वैदिक काल के अंत में महाजनपदों का उदय हुआ। वैदिक काल के अंत में किनका उदय हुआ, महाजनपद, यानी कि शहरों, बड़े शहरों या सच्चे शहरों का उदय हुआ, वे क्या कहलाए, महाजनपद। और महाजनपदों की जो कुल संख्या है वह कितनी है, 16।
याद रखना इनमें जिन 16 में सबसे शक्तिशाली, कई बार पूछा जाता है कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? मगध। वर्तमान स्थिति कहां है? पटना, बिहार में। और इसमें सबसे बड़ा जो महाजनपद है वह कौन सा है? अवंती। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? मगध। और सबसे बड़ा अवंती। अब एक क्वेश्चन आता है कि महाजनपदों का उल्लेख कहां हुआ है? तो महाजनपदों का जो उल्लेख है वह कहां हुआ है? बौद्ध धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, कौन सा निकाय? अंगुत्तर निकाय में ये जानकारी हमें मिलती है कि महाजनपदों का भारतवर्ष किन में बटा, महाजनपदों में विभक्त हुआ। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। तो ये जो जानकारी है वो कहां से मिलती है? बौद्ध धर्म ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, यानी अंगुर से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इतना याद रखें। अब इनका मैं आपको वैदिक सभ्यता का पूरा PDF दे दूंगा।